Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss about new topic acid, base and salt. तो एसिड और बेस और सॉल्ट्स के मेनली हम क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैं एसिड बेस और सॉल्ट्स की पे एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ इनकी कॉन्सेप्ट्स पे, पर उन कॉन्सेप्ट्स को मैं बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उसके बाद मेनली हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन आंसर्स का है। कॉन्सेप्ट तो हम समझा चुके हैं, पर आप वो वीडियो में भी देख सकते हैं। पर फिर भी मैं जनरली बहुत शॉर्ट शॉर्ट में उन सारी कहानियों को समझा दूँ। तो सबसे पहले एसिड बेस और सॉल्ट्स को, जो एसिड बेस को जो डिफाइन किया गया था, वो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वो सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे, लिटमस पेपर नीले को लाल, पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, एसिड कहलाते हैं। वो सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे, बिटर इन टेस्ट होते हैं, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, वो बेस कहलाते हैं। दूसरी कहानी सुनाई गई थी आर्नियस अंकल के द्वारा। आर्नियस चचा ने ये कहा कि वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं। वो सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करते हैं, बेस कहलाते हैं। और उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एक्वस मीडियम की कमी को दूर करते हुए ये बात कही, जो भी सब्सटेंस H प्लस देगा वो एसिड है, जो सब्सटेंस H प्लस लेगा वो बेस होता है। ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कहानी थी। फिर लुइस ने कहा जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुइस बेस होते हैं, और जो जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो लुइस एसिड होते हैं। फिर इसके बाद लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्साइड आयन डोनेट करते हैं वो बेस, और जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड। और सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट चलता है, जो लुइस एसिड बेस को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो हम मेनली सारे क्वेश्चन आंसर्स पे स्टार्ट करते हैं, शुरू से बात करते हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन नंबर किस टाइप का है, जैसे एक क्वेश्चन है HF, HCl, HBr और HI, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इनको एसिडिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो मेरे मन में जब ख्याल आता है तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कि फ्लोरीन इज द महाबदतमीज एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसकी मम्मी ने इसे शेयरिंग करना नहीं सिखाया, तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेता है, और इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आधा तो वैसे ही टूट चुका है, ये आधा बॉन्ड तो वैसे ही ब्रेक हो चुका है, हल्का सा कर देंगे तो H प्लस आयन बाहर हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी से H प्लस आयन दे देगा और सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से ऐसा हो जाना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। पर इसमें, जबकि इसमें अगर मैं बात करूं तो HF सबसे कम एसिडिक, HCl उससे ज्यादा, HBr उससे ज्यादा, HI को सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाता है, जबकि I तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं। जैसे 17 ग्रुप के मेंबर है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। H तो सभी में कॉमन है, उससे तो कुछ डिफरेंशिएट कर नहीं सकते इस क्वेश्चन में, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से ही डिफरेंशिएट होगा। तो जब भी ग्रुप से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर साइज फैक्टर मैटर करता है, और छोटे से H बच्चे पर बड़ा सा I एटम जुड़ा रहेगा, तो ये एक दूसरे से स्टेबल नहीं जुड़े रहते और बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाता है और H प्लस आयन जल्दी से रिलीज कर लेता है। दैट्स व्हाई HI इज मोर एसिडिक इन नेचर। सिमिलर, सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है आपके पास, H2O, H2S, H2 SE, H2TE और H2PO। ये सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पता होगा कि ये 16 ग्रुप के मेंबर हैं, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम और पोलोनियम। तो ये अगर एक ही ग्रुप से मेंबर बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करता है, अभी बताया था हमने, साइज फैक्टर। और साइज क्योंकि पोलोनियम का ज्यादा होता है, तो एक छोटे से H पर बड़ा सा पोलोनियम जुड़ा हुआ रहेगा, तो स्टेबल नहीं रहेगा, जिस वजह से H प्लस आयन जल्दी से रिलीज हो जाएगा और ज्यादा एसिडिक PO वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे NH3 है आपका, H2O है आपका और HF है। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फिर नियोन आता है। ये पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे। हाइड्रोजन तो कॉमन है, H प्लस एसिडिटी पूछी गई है, पर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फ्लोरीन आता है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये पीरियड से बिलोंग करते हैं। जब पीरियड से एलिमेंट्स आते हैं तो तब आंसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से लगता है, और क्योंकि छोटे से मतलब H पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा तो ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जल्दी से H प्लस आयन रिलीज कर देगा। तो यहाँ साइज फैक्टर मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सभी एक ही साइज सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। और कभी इनमें बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए
तो उल्टा ऑर्डर हो जाता है। तो सब कुछ एसिडिटी के बेसिस पर अरेंज कर रहे हैं, बेसिसिटी में मेनली उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेस ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम। आपके पास जैसे आपका HNO2 और HNO3 है सपोज, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, या फिर HClO, HClO2, HClO4, हाँ तो इस तरीके HClO3 मान लेते हैं चलो, और एक और लिख लेते हैं HClO4, इस टाइप के ये क्वेश्चन नंबर 4-5 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए लॉजिक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन लगेगा। कैसे लगेगा? ऑक्सीडेशन नंबर से। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना है x, ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 या 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होता है उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी जिंदगी से इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई लुईस एसिड के बेसिस पर, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये ज्यादा एसिडिक बिहेवियर होगा इसके कंपैरिजन में। सेम लॉजिक यहाँ पे भी वही लगेगा, 1 प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ रहा होगा, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आएगा। सॉल्व कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट वाले टॉपिक, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी के बेसिस पर आप वो अरेंज कर पा रहे होंगे कंपाउंड को। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे, अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के बात करने पे। एक आता है मेटल के ऑक्साइड्स पे, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसको डिटेल करना पड़ेगा। जनरली मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो मेटल के ऑक्साइड के साथ ये है कि जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या +3 रहेगा तो वो जनरली बेसिक ऑक्साइड कहलाता है। +4 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है मेटल का तो वो एम्फोटेरिक नेचर का कहलाता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और तीसरी चीज आती है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, +6 या +7 आएगा, वो एसिडिक मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? एसिडिक मेटल ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, Mn2O, MnO4 कर लेते हैं, या MnO2 कर लेते हैं यहाँ पर, और CrO3 कर लिया हमने जैसे, और या फिर Cr2O7 2 नेगेटिव हो गया, MnO4 नेगेटिव हो गया, और ये मेटल के ऑक्साइड है हाली। ये सब एग्जाम्पल हैं। ये कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं। मेटल के ऑक्साइड समझ रहे होंगे, मेटल ऑक्सीजन से मिलकर के जो कंपाउंड बना रहा है उन्हें मेटल ऑक्साइड कह रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मैं पहले इसे क्लियर कर लूँ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, x -2 इक्वल टू 0, ऑक्सीजन का -2 होता है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x मानेंगे, x इंटू 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 2x -2 7 या 14 इज इक्वल टू -2 चार्ज है इसलिए ये x इक्वल टू 6, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6, इसका निकाल लेंगे +7 आ रहा होगा, और इसका यहाँ पे +2, यहाँ +2, यहाँ पे +3 आ रहा होगा, यहाँ पे भी +3 आ रहा होगा, यहाँ भी +3 आ रहा है, यहाँ पर भी +3, यहाँ +2, और यहाँ पर भी +2। तो जनरली +2 +3 वाले तो बेसिक ऑक्साइड होने चाहिए, इनको कैसे होने चाहिए? बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि अभी बताया था वहां पे। लेकिन अभी आपको बता दूं, जैसे ये है, ये कैसे नेचर का हो गया? बेसिक। बेसिक +4 वाला कैसे नेचर का होना चाहिए? एम्फोटेरिक, अभी बताया था। इसको कैसा होना चाहिए? एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसका नेचर कैसा होगा? +6 आ रहा है इस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का, एसिडिक। +7 आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? +6, 5 6 7 वाले एसिडिक होते हैं, और इसे भी बेसिक होना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे ये याद रखने के लिए, सुनो सुनो जनाबे अली ने बेकार गाया
ऐसा पंजाबी सॉन्ग, सुनो जनाबे अली ने बेकार गाया ऐसा पंजाबी सॉन्ग। अब ये वाले जनरली जो प्लस टू प्लस थ्री मैंने बेसिक होना चाहिए था, पर ये जितने भी यहाँ लिखे गए हैं जो ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, ये सबके सब एम्फोटेरिक माने जाते हैं, जबकि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू प्लस थ्री है। और जनरली जब प्लस टू प्लस थ्री वाला आता है तो क्या होता है, बेसिक, प्लस फोर आता है एम्फोटेरिक, और प्लस प्लस फाइव प्लस सिक्स सेवन आता है तो एसिडिक होता है। तो होप ये वाला आपको क्लियर होगा हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन हम लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट से आपको बता देते हैं। तो लक्स फ्लड फ्लड कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बच्चों को कम पता रहता है, इस पे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे ये कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड जो है, ये यहाँ पर ये ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, और ये जो CO2 है ये ऑक्सीजन को ले रहा है। तो इन्होंने मिलकर के एक सॉल्ट बनाया, क्योंकि एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर दिया इन्होंने। तो क्योंकि ये ऑक्साइड आयन डोनेट करता है, तो ये लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस है, क्योंकि इसने ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया है, ये एसिड है। एक एग्जांपल और देखें तो बेरियम ऑक्साइड CO2 को ले रहा है तो ये बेस हो गया, और ये ऑक्साइड आयन को ले रहा है तो ये एसिड हो गया, और बाकी ये क्या फॉर्म कर लेगा, बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करें हम आपके साथ। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी पे दो तीन सवाल पूछे जाते हैं, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो इन्होंने कहा था जो भी H प्लस आयन देगा वो एसिड है, और जो H प्लस आयन लेगा वो वो बेस कहलाते हैं। जो भी H प्लस आयन लेंगे वो H प्लस आयन डोनर वाले एसिड है, H प्लस आयन एक्सेप्टर वाले बेस है। ये यहाँ पे OH निगेटिव के अकॉर्डिंग वाला मामला नहीं चलता, क्योंकि OH निगेटिव वाला मामला तो किस बेसिस पे चलता है, आरएनएस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता है। तो जो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बेस है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर कुछ चीजें आपको ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस तो पढ़ाया जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड बेस बनाते कैसे हैं वो समझेंगे, और इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनते हैं उसे समझेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब चीजों को बताने के लिए, सारे क्वेश्चन एक साथ अप्लाई करने के लिए आपको एक टॉपिक बता देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो भी चीजें अपने आयंस में टूट जाती है, जैसे HCl, H प्लस Cl नेगेटिव, NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, सब इलेक्ट्रोलाइट है। दोज सब्सटेंसेज विच कैन डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कंप्लीटली भी टूट सकते हैं, पार्शियली भी टूट सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं वीक। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जो सारे के सारे अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे, उन्हें स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और जो पार्शियली अपने आयंस में ब्रेक होते हैं उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। टूटना तो उनको पड़ेगा ही अपने आयंस में, क्योंकि तब तक वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाने लायक नहीं होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, याद रखने पड़ते हैं हमको, HCl, H2SO4, HNO3, क्या ये सब एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जाम्पल है। NaOH, KOH स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है। NaCl, KCl स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के एग्जाम्पल है। तो एसिड बेस सॉल्ट सब इलेक्ट्रोलाइट हैं, और ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं। CH3COOH एसिडिक एसिड है। H3PO4 ये भी एसिड है, वीक एसिड है। NH4OH एक बेस है लेकिन वीक बेस है। और AgCl, AgBr, AgI जो प्रेसिपिटेट बना देते हैं उस टाइप के सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो, वो ये वाले वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। क्या मतलब है इस बात का? जैसे सपोज CH3COH अपने आयंस में ब्रेक हुआ, और ऐसे ब्रेक हुआ, तो 100 मॉलिक्यूल अगर सपोज थे तो 70 ही अपने आयंस में टूट रहे हैं, 30 अभी भी ऐसे कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुए हैं, ये बात मतलब होता है। इसी से रिलेटेड इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कई बार पूछा जाता है, जैसे HCl एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, क्यों है? क्योंकि ये H प्लस आयन रिलीज करता है। तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या बनेगा? जो भी स्पीसीज H प्लस आयन देती है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाती है, और H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो बचेगा वो उसका कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर HNO3, CH3COO नेगेटिव और H प्लस आयन रिलीज करने के बाद जो बचा है वो कॉन्जुगेटेड बेस है। अब जैसे वो बोले आपके पास H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा,
H प्लस आयन रिलीज करने के बाद HSO4 निगेटिव जो है ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है। और अगर आपसे HSO4 निगेटिव के बारे में ज्यादा पूछ लेता है तो H प्लस आयन रिलीज करने के बाद क्या बचाएगा ये SO4 2 निगेटिव, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है इसका। और ये क्या है आपके लिए फिलहाल ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि ये H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको दूसरा। कई बार बोलेगा HSO4 निगेटिव का, ये ब्रोंस्टेड एसिड भी हो सकता है क्योंकि H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है। जो दोनों काम कर सकते हैं एसिड देने या लेने का, वो एक किस्म से एम्फोटेरिक स्पीसीज भी कहलाती हैं। पर फिलहाल मैंने माना कि इसने H प्लस आयन लिया, तो ये क्या फॉर्म करेगा। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि ये ब्रोंस्टेड बेस है, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस वो होते हैं जो H प्लस लेते हैं, तो इसने H प्लस ले लिया, तो इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या होगा, तो आंसर होगा H2SO4। अगर आपके पास Cl निगेटिव है, क्योंकि Cl निगेटिव H प्लस लेता है या ले सकता है, तो ये हो गया हमारे लिए ब्रोंस्टेड बेस, क्योंकि H प्लस ले रहा है और ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा, ब्रोंस्टेड एसिड नहीं कहला रहा, इसके रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेटेड एसिड है। तो कई बार स्ट्रेंथ पूछा जाता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, क्योंकि हम जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसे पता, यहाँ से पता है, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, चाट के जाना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस पक्का वीक होगा। अगर HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही है, तो ये कैसा होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, वीक होगा। ये HSO4 निगेटिव, इसके बारे में हमें पूरा डिटेल नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ। अब क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमें पता है, तो ये पक्का कैसा रहा होगा, वीक रहा होगा। या आपके पास CH3CO निगेटिव मिलकर के H प्लस लेकर के CH3COH बनाता है, तो हमें इसके बारे में पता है, ये तो नहीं पता, पर ये पता है कि वीक होता है, तो ये पक्का कैसा रहा होगा उसका, ये उल्टा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस रहा होगा। होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिलहाल इतना नोट कर लें, एक आध क्वेश्चन इस पे हो गए, फिर एक नए टॉपिक के क्वेश्चन करवाते हैं। अभी हम देखते हैं कि कई बार ये सारे एग्जांपल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो आपको सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर एसीटेट, ये सभी सॉल्ट्स हैं, सब जानते हैं एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बनते हैं। आपसे पूछा जाता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7, 7 से कम, 7 से ज्यादा, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के कुछ 4 ऑप्शंस बना करके क्वेश्चंस पूछ लेता है। मन में ख्याल आता है कि भैया ये जो सॉल्ट होते हैं, एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये जनरली न्यूट्रल होंगे तो इनका पीएच वैल्यू 7 होना चाहिए, बट होता नहीं है, तो फिर क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जनरली हमें पता है एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो आप ऐसे करो कि आप सॉल्ट में पानी डालो, तो सॉल्ट में पानी डालोगे तो एसिड और बेस बन जाएगा आपका। और आपको पता होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अभी इसलिए मैंने मिटाए भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और NaOH भी कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयनाइज वाला मामला है, तो कुछ भी नहीं बचा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट ही बनेगा। तो इसका पीएच वैल्यू 7 या न्यूट्रल वाला ऑप्शन होगा। इसके लिए पूछा जाए तो देखो आप इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कैसे बनेगा, HCl H प्लस ओ एच निगेटिव, और यहाँ से ये ऐसे HCl और प्लस NH4OH, अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करके जुड़ के एसिड और बेस बनाएंगे। हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि ये बेस जो है वो वीक बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये इसमें इसका मतलब एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि बेस तो कम ही टूटा होगा। अगर 100 ये टूट गए होंगे स्ट्रॉन्ग, तो 100 में से 70 ही टूटे होंगे, तो ज्यादा पार्टिकल एसिड के रहेंगे, तो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक नेचर का रहेगा, और एसिडिक नेचर का रहेगा तो पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। इसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये आपका बनाएगा CH3COOH एसिड और प्लस NH4OH बेस। तो CH3COOH एसिड हमें पता है एक वीक एसिड होता है, नहीं पता तो ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं वीक के एग्जांपल। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक होता है, वीक वीक मिलकर के भी न्यूट्रल वाला ही मामला बना होगा, तो पीएच फिर से 7 वाला केस आ जाएगा। अमोनियम सल्फेट के हाइड्रोलिसिस की बात करें तो ये 2NH4OH बनाता होगा और प्लस H2SO4 बनाता होगा। तो हमें पता है H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि ये बेस हमारा वीक बेस होता है।
और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर के, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक नेचर का होगा और पीएच 7 से कम होगा। ऐसी ये दो आपके लिए एच डब्ल्यू है, करके कमेंट करके बताएं आंसर की क्या आएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। अब हम एक नए टॉपिक के एसिड बेस वाले टॉपिक चीजों पे बात करने वाले हैं। जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट से सारे क्वेश्चन कैसे लगाने हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली ये होता है कि किसी कार्बन की चेन से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हो, तो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा इस पे नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज पूरी चेन पर फैलता रहता है और डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। सॉरी, इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कार्बन की चेन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला जनरली मेटल को जुड़ा हो तो ये देगा, इस वजह से इस पे पॉजिटिव और इन पे नेगेटिव चार्ज पूरी चेन पे फैलता रहेगा। इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से हो तो, और इसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाली ग्रुप की वजह से हो रहा हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट इस बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो OH, NH2 और R तीन हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। हेलोजन CN और NO2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं खींचने वाले ग्रुप की वजह से। तो आओ ठीक है, एसिडिटी बेसिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे पहले समझ लेते हैं। समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो फिर ट्रिक से कर लेंगे। तो समझते हैं पहले। RCOOH ये एक एसिड है, शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहे होंगे। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया सपोज, और अगर खींच लिया तो ये कुछ इस तरफ खींच जाएंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव ग्रुप है। और अगर क्योंकि इस पर ये एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, धक्का लगाएगा, ये भी धक्का लगाएगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ ना खींच के फिर बीचों बीच चले जाएंगे, और बीचों बीच इलेक्ट्रॉन पहुंचने से बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, और बॉन्ड मजबूत होने से H प्लस आयन जल्दी से बाहर रिलीज ही नहीं कर पाएगा, और H प्लस आयन जल्दी से रिलीज नहीं कर पाएगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H प्लस देते हैं, तो ये तो बॉन्ड मजबूत करके H प्लस आयन को देने से कम कर रहा है। तो जनरल सी बात बस इतनी सी है कि प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है, ये फॉर्मूला समझ लो आप। तो जितने ज्यादा प्लस आई एसिडिटी उतनी कम। तो इसे एक दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, लिख लेते हैं। CH3COOH, HCOOH, CH3CH, CH3COOH, CH3CCH3, CH3COOH, ये चार ऑप्शंस दे दिए हमने। तो बेसिकली प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है। इसमें दो एल्काइल प्लस आई ग्रुप है, इसमें तीन प्लस आई ग्रुप है, इसमें एक ही प्लस आई ग्रुप है, इसमें एक भी प्लस आई नहीं है। प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है, तो ये ऑर्डर इनका ही हो गया। होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये COH जो भी कोई एसिड वाले हैं, अगर उससे विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता, हेलोजन या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो आधा तो इसने अपनी तरफ खींच लिया था, आधा बॉन्ड तो वैसे ही टूट चुका था, ये और खींचे जा रहा है अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड बहुत ही वीक हो जाएगा और जल्दी से H प्लस आयन बाहर हो जाएगा, और जल्दी से जो H प्लस आयन देंगे एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब माइनस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, बढ़ जाती है। तो एक एग्जांपल उसके भी बना लेते हैं। इन्हीं में एक यहाँ पे बना लेते हैं एग्जांपल। HCOOH, CH3COOH, क्लोरीन CH2COOH, क्लोरीन CH2COOH, FCFFCOOH, और यहाँ ले लेते हैं NO2C, NO2, NO2COOH। ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए। तो देखो इसमें तो कुछ ना प्लस है ना माइनस है, ये इसमें प्लस आई ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम हो जाती है। माइनस आई है हेलोजन, माइनस आई से एसिडिटी बढ़ेगी। यहाँ फ्लोरीन और क्लोरीन में देखें तो हमें पता है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन वाले में इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी,
इनमें तीन तीन माइनस आई ग्रुप है, इसकी सबसे ज्यादा होगी। और हेलोजन और NO2 में मैं आपको बता दूं कि NO2 ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है एज कम्पेयर टू हेलोजन, कोई भी हेलोजन है। तो माइनस, अगर मैंने ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ कह दूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा एफ, क्योंकि माइनस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी बढ़ती है और वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है, इसलिए सबसे कम एसिडिटी बेसिस बी की होगी। वैसे आपको चेक भी नहीं करना होता, चार ऑप्शंस दिए हैं तो इसमें से जो ये वाला ऑप्शन होता है वही टिक हो जाता है, मतलब बीच वालों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है और माइनस आई से बढ़ती है तो शायद इसके बाद तो ए आना चाहिए। इसमें एक माइनस आई ग्रुप है, एसिडिटी बढ़ जाएगी सी की ज्यादा, सी से ज्यादा डी की हो जाएगी, और डी से ज्यादा ई की हो जाएगी, और ई से ज्यादा सबसे ज्यादा एफ की हो जाएगी। तो ये तरीका है, अदरवाइज जल्दी से टाइम बचाने के लिए ये भी किया जा सकता है। तो होप आपको ये प्लस आई माइनस आई एसिडिटी समझ में आया होगा। एक बेसिसिटी के एक आध क्वेश्चन और करते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते हैं फिलहाल। अब हम बेसिसिटी को समझाएं तो जनरली बेस वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सपोज NH2 के पास लोन पेयर है। तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो बेस वो है जो जिसके पास लोन पेयर होते हैं जो जल्दी से लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहेगा इनमें से कोई भी, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। वो तो देना ही चाह रहा था, ये और धक्का लगाएगा, वो और जल्दी से अपने लोन पे डोनेट कर देगा और बेसिसिटी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं बेस पे, तो ये तो देना चाह रहा है पर ये खींचना चाह रहा है, तो वो बेसिसिटी कम कर देगा। तो जनरली प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है। पहले तो प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम होती है और बेसिसिटी बढ़ती है, ये फॉर्मूला हो गया। और माइनस आई ग्रुप जुड़ने से उल्टा, एसिडिटी बढ़ती है बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि जब ये खींचेगा माइनस आई तो ये बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले, चार फॉर्मूले याद नहीं रखने होते, चारों याद करोगे चारों उल्टे उल्टे लिख के आते हो, इसलिए एक बात कहानी समझ लो, उसके बाद किसी फॉर्मूले की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली एक ही एग्जांपल बता रहे हैं, उसी से समझने की कोशिश कर लेंगे। NH3, ये है, और यही हम ClCH2NH2 ले ले रहे हैं, ClCClClNH2 ले ले रहे हैं। और यहाँ पर एक और एग्जांपल में फ्लोरीन, और ये ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं। लोन पेयर सबके पास है, वो लोन पेयर दिखाएगा भी नहीं, अंडरस्टूड है कि बेस है, लोन पेयर है, अरेंज करो। इसको मैं ABCDEFG करके मान लेता हूँ। इनको बेसिसिटी के बेसिस पर अरेंज करना है। कहानी बस इतनी सी है कि प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ेगी, माइनस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप इस पे है, तीन तीन प्लस आई। प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ेगी। ये प्लस आई कैसे है, एल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप होते हैं, और ये तीन एल्काइल ग्रुप है। तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी डी की। और माइनस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी कम होती है, तो तीन माइनस आई ग्रुप यहाँ भी है और यहाँ भी है। लेकिन फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, बेसिसिटी को कम करेगा, तो सबसे कम होगी जी की। वैसे तो चार ऑप्शंस में से जो ये वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। अब इससे ज्यादा बेसिक होगा आपका एफ, इससे ज्यादा बेसिक होगा आपका ए। इस और प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ेगी, तो ए से ज्यादा किसकी होगी, बी की, और बी से ज्यादा होगी सी की, सी से ज्यादा होगी डी की, डी की सबसे ज्यादा होगी। तो ABCDEF, ABCDE कहाँ है आपका, अच्छा ई है, माइनस आई ग्रुप था, माइनस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी कम हो जाती, तो इस पे जी के बाद आना था आपके पास, जी तो सबसे कम हो जाता, जी के बाद आ जाता आपका एफ आ जाता, और एफ के बाद यहाँ पे आता आपका ई। और क्योंकि माइनस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी कम होती है, ये कम है, और इस पे एक भी माइनस आई नहीं है इसलिए ज्यादा है, और इस पे प्लस आई है उससे भी ज्यादा है। ये लॉजिक काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी खास क्वेश्चन पे अब डिस्कस करने जा रहे हैं, यही देखें, इसीलिए नीचे वाला एग्जाम्पल भी नहीं मिटाया गया है, उसे समझते हैं। एक क्वेश्चन आता है, इसे अरेंज कर दो।
ये भी आपको जो नीचे बताया उसके जैसा लगेगा, पर दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। ध्यान से देखें, समझें, फिर क्वेश्चन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसा होता है कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री होता है, 1 कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री, 0 कार्बन से जुड़ा होता है 0 डिग्री होता है। लेकिन एमीन्स वाले, नाइट्रोजन वाले केस में थोड़ा केस अलग होता है। इसमें जब नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक एल्काइल ग्रुप लगा रहता है या दो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं 1 डिग्री एमीन। ये भी 1 डिग्री एमीन है। ये जब नाइट्रोजन से दो एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े होते हैं या एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है तो उसे 2 डिग्री एमीन्स कहते हैं। ये 2 डिग्री एमीन नहीं है। तीन एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़े हों या एक भी हाइड्रोजन ना जुड़ा हो उसे 3 डिग्री एमीन्स कहते हैं। और ये नाइट्रो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है, NH2 से एनिलीन कहते हैं। तो इन सबको बेसिसिटी के बेसिस पर अरेंज करना है। क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री नहीं रहता देने के लिए, क्योंकि लोन पेयर डबल सिंगल के कॉन्जुगेशन के कारण, वो रेजोनेंस के कारण लोन पेयर यहीं इन्वॉल्व होता रहेगा घूम फिर करके, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, तो वो अपना लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पाता। इसलिए सबसे कम बेसिक होता है आपका एनिलीन। उससे ज्यादा कौन होगा? NH3। उससे ज्यादा क्या होना चाहिए? 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है और इसमें 3 प्लस आई ग्रुप है। ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता। फिर क्या होता है? वो यहाँ पे ये बकवास करता है कि CH3 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 तीन तीन एल्काइल ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण बेसिसिटी, मतलब ऐसा कुछ है कि नाइट्रोजन तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है बल्कि ग्रुप से, बड़े बड़े ग्रुप से, तो वो अपना लोन पेयर तो देना चाहता है पर क्योंकि चारों तरफ से घिरा है तो अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, इसलिए बेसिसिटी कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि 3 डिग्री 1 डिग्री से भी कम हो जाता है। ये आंसर सही आंसर है। लेकिन कई बार वो इसी क्वेश्चन को पूछ लेता है कि वेपर फेज में आंसर बताओ। तो अगर वो क्वेश्चन वेपर फेज में पूछे तो आपका आंसर एनिलीन सबसे कम, NH3 सबसे उससे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। जो प्लस आई ग्रुप मिलने से बेसिसिटी बढ़ती है, वेपर फेज में वही लॉजिक काम करता है। क्यों करता है वेपर फेज में? क्योंकि वो ये कहता है कि वेपर फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस जैसा टॉपिक काम नहीं करता है। तो होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। और अगर ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो? इथाइल ग्रुप हो, तो तब उस केस में, सॉरी, 3 डिग्री, और ये जो पहला वाला बताया था 3 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, 1 डिग्री कम होगा और 1 डिग्री से भी कम 3 डिग्री होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। लेकिन अगर यहाँ CH3 की जगह C2H5 हो, इथाइल ग्रुप हो, तो बल्किनेस तो वहां भी होनी चाहिए थी, तब आंसर आपका आता है 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री। किस केस में? अगर एल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप हो तो ये बिल्कुल क्लियर रखें, ये वाला केस अलग है, ये सब 1 डिग्री वाले टाइप है। जबकि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे कम 3 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री सबसे ज्यादा। और क्योंकि प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है इसलिए 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 3 डिग्री कम। और नॉर्मली अगर वेपर फेज में पूछा हो तो स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता, प्लस आई ग्रुप जुड़ने से बेसिसिटी बढ़ती है, वही हुआ है। इथाइल के केस में 2 डिग्री ज्यादा, 3 डिग्री, 3 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा होता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा काम नहीं करता। तो ये कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सो होप आपको समझ में आया होगा। बाकी फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।